अब राज्य सरकारों पे पैसा बकाया है, ये तो बहुत पुरानी कहानी है, कई सालों से चल रहा है। तो क्या मोदी सरकार सो रही थी, या मोदी सरकार इस षड्यंत्र में लगी थी कि क्राइसिस आने दें और इस देश की पूरी इकॉनमी को रोक दें, लोगों को त्राही त्राही करने दें और फिर कहें कि जी देखिए तो पैसा नहीं आ रहा, इसके लिए हो रहा है। जब अब क्राइसिस आया तो कोयला जो है भी उसको ले जाने के लिए ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें हैं तो उनके लिए पटरियां नहीं है, तो आप पैसेंजर गाड़ियां रोक कर अब कोयले की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पूरा प्लानिंग का इशू है, ये इसमें पूरे तौर पे मोदी सरकार जिम्मेवार है, उसका कोल मंत्रालय जिम्मेदार है। मोदी सरकार ने कोयले का उत्पादन 3 साल पहले, अपना उत्पादन, आत्मनिर्भरता कम कर दी थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अब रेट बढ़े तो अब दिक्कत में है। बहुत अभी बोला था कि भाई बजट में भी बोला कि अब हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, कोरोना के बाद हम पटरी पे आ गए हैं। तो सरकार को पता था ना जीडीपी बढ़ेगी तो पावर की डिमांड बढ़ेगी। तो क्या ये लोग सो रहे थे? तो बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो केवल और केवल सत्ता हासिल करने के तरीकों पर रहता है। देश चलाने के लिए जो करना है प्लानिंग, उसमें उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए लगातार हर सेक्टर के अंदर दिक्कत आ रही है। बिजली के लिए हाहाकार। कहाँ प्रधानमंत्री ने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी होगी। क्या है देश की सही हालत? मेरे साथ गुरदीप सप्पल हैं, पहले मीडिया में थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और बिना लाग लपेट सरल भाषा में आपको समझा देंगे। अभी आज तक पर एक पैनल डिस्कशन में थे, उसके बाद इन्होंने जो अपनी बातें रखी उसके बाद वहाँ बगावत हो गई और छोटे छोटे बच्चों ने जो एंकर को पूछना चाहिए था वो सवाल पूछ रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता से। हम लोग समझेंगे कि क्या है देश की हालत और क्या विपक्षी नेताओं को ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। और जो तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, आज आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कोरोना की वजह से 2035 तक भी देश की हालत ठीक नहीं होगी। तो क्या अब जो ठिकरा है वो कोरोना पर फूटेगा और सरकार इसमें भी बेदाग मच जाएगी? और मीडिया में कुछ बदलाव हो रहा है या मीडिया अभी भी सरकार के साथ बनी हुई है? सर, सवाल सारे मैंने कर दिए। तो पहला ये जो कोल जो वाला मसला है, प्रधानमंत्री का जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी जब सरकार थी कि कोयला की कमी है, बिजली की कमी है, ऐसा ब्रेकिंग चलता था, अब नहीं चल रहा है। अभी क्या स्थिति है, उसकी वजह क्या देख रहे हैं? क्या सचमुच अडानी इशू है, फैक्टर है? देखिए, इसकी बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, लेकिन कुछ सच्चाई अपनी जगह है। एक सच्चाई ये है कि इस देश में जितनी बिजली चाहिए उसके लिए अब पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसीलिए पिछले साल जब संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया भी था कि अब लगभग 24 घंटे बिजली सब जगह आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कई जगह मैंने भी सुना कि ट्रांसमिशन के लिए लाइनें कम पड़ रही हैं, डिमांड बढ़ गई है। वो भी गलत है, क्योंकि अभी जो डिमांड है वो पिछले साल जुलाई की पीक डिमांड के लगभग बराबर है। और अगर पिछले साल की डिमांड पूरी होने के लिए ट्रांसमिशन लाइन थी तो इस साल भी है। तीसरी जो बात वो कह रहे हैं लगातार कि जी पैसा नहीं दिया, राज्यों के ऊपर पैसा अभी बकाया है। अब राज्य सरकारों पे पैसा बकाया है, ये तो बहुत पुरानी कहानी है, कई सालों से चल रहा है। तो क्या मोदी सरकार सो रही थी, या मोदी सरकार इस षड्यंत्र में लगी थी कि क्राइसिस आने दें और इस देश की पूरी इकॉनमी को रोक दें, लोगों को त्राही त्राही करने दें और फिर कहें कि जी देखिए तो पैसा नहीं आ रहा, इसके लिए हो रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी भी कोल कंपनी ने मना कर दिया हो कि पेमेंट की नहीं आई है तो हम कोल नहीं देंगे। सच ये है कि देश में कोयले की कमी है, और जो कोयला है भी उसको ट्रांसपोर्ट करने की दिक्कत आ रही है। और इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हुआ कैसे। कुछ साल पहले तक बिजली में कट होना
आम बात थी। बहुत सारी जगह 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा कट चलता ही था। सब लोग आमतौर पे जनरेटर और इन्वर्टर पे रहते थे। फिर अचानक से सब ठीक हो गया, पूरे देश में बिजली सरप्लस हो गई। और ये इसलिए हुआ कि 2004 में जब मनमोहन सिंह जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम बिजली उत्पादन पे पूरा ध्यान देंगे। इसलिए जब 2004 में जब वो आए, यूपीए की सरकार आई, तो कुल 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन भारत में होता था। और जब वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किए और जब ऑफिस छोड़ा, तब तक 2.5 लाख मेगावाट, 2.5 गुना बिजली हो गई थी। और जब तक वो प्रोजेक्ट पूरे हुए 17 में, क्योंकि कई बहुत पहले चल रहे थे, बाद में पूरे हुए, तो 3.25 लाख मेगावाट हमारे यहाँ बिजली हो गई। और उन सब को डिज़ाइन करते हुए ध्यान ये दिया गया था कि ज़्यादातर उसमें थर्मल होंगे, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ कोयला उत्पादन होता है। तो हमारा ही कोयला था। तो ये हुआ कि जैसे जैसे बिजली घर नए नए बनते जाएंगे, जैसे जैसे कोयले की ज़रूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे कोयले का उत्पादन बढ़ता रहेगा। कोयले का उत्पादन पिछले 100 साल से लगातार बढ़ रहा है। आज़ादी के टाइम पे करीब 40 मिलियन टन था, अब 777 मिलियन टन हो गया। लेकिन 3 साल पहले ये कहानी बिगड़नी शुरू हुई थी। 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला बहुत सस्ता हो गया, $48 का 1 टन। तो दूरदर्शिता के अभाव में मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया कि हम अपने यहाँ का कोयला को कम निकालें और बाहर के कोयले को ज़्यादा मंगाएं, पैसा बचाने के लिए। और ये पहली बार 2018 में हमारा जो कोयले का प्रोडक्शन है वो बढ़ा नहीं, और 18-19 में बढ़ा नहीं, स्टेगनेट हो गया। 19-20, 20-21 में नेगेटिव हमारी ग्रोथ हुई कोयले की। तो जो हमारा अपना कोयला है उसकी हमने उत्पादन ही नेगेटिव कर दिया, कम कर दिया, और बाहर से कोयला लेने लगे, जो काफ़ी अभी जिसमें अडानी का भी रोल है, जिसमें बाकी भी लोग इंपोर्ट करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला खदान, हाँ, काफ़ी जगह से। तो और दूसरा ये भी है कि जो बाहर से कोयला आता है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है इंडियन कोल से, तो हमेशा इंपोर्ट कुछ तो होता ही था। लेकिन 3 साल कोयले का उत्पादन कम होने के नुकसान ये हुआ कि जब अब अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गए कोयले के, तो हमारे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि हमने आत्मनिर्भरता को ख़त्म कर दिया था 3 साल पहले। और पिछले साल अगस्त में ये दिक्कत आई, और अगस्त में जब दिक्कत आई तो सरकार को समझ में आया कि ये गलती हो गई, और फिर से अपना कोयला बनाने की फिर से उन्होंने जोर देना शुरू किया है। लेकिन कोयले का एक साइकिल होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज आपने बोला और कल से उत्पादन बढ़ गया। तो एक तो ये वजह हुई कि मोदी सरकार ने कोयले का उत्पादन 3 साल पहले, अपना उत्पादन, आत्मनिर्भरता कम कर दी थी, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अब रेट बढ़े तो अब दिक्कत में है। दूसरी जो बड़ी वजह है, जो अभी कह रहे हैं कि अब ट्रेनें बंद करके, पैसेंजर ट्रेनें रोक के और उस पर लाइनों पे कोयला भेजेंगे, कोयला है और कोयला ले जाने की व्यवस्था नहीं है। तो जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार प्लानिंग कर रही थी कि हम इतने बड़े पैमाने पर बिजली घर बनाएंगे, और जिसका असर पूरे देश ने देखा कि बिजली की कटौती ख़त्म हो गई थी, उसके अंदर एक और चीज़ बनाने का फैसला हुआ था, वह है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कि अलग से रेलवे लाइनें होंगी जो कि मालवाहक करेंगी, इसमें कोयला भी रेलगाड़ी ढोएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2017-18 तक बन के तैयार होना था, वो आज तक तैयार नहीं हुआ। इसलिए जब अब क्राइसिस आया तो कोयला जो है भी उसको ले जाने के लिए ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें हैं तो उनके लिए पटरियां नहीं है, तो आप पैसेंजर गाड़ियां रोक कर अब कोयले की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पूरा प्लानिंग का इशू है, ये इसमें पूरे तौर पे मोदी सरकार जिम्मेवार है, उसका कोल मंत्रालय जिम्मेदार है, रेल मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। और बहुत अभी बोला था कि भाई बजट में भी बोला कि अब हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, कोरोना के बाद हम पटरी पे आ गए हैं। तो सरकार को पता था ना जीडीपी बढ़ेगी तो पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या ये लोग सो रहे थे? क्या लग रहा है ये, जैसे सरकार जिस तरह से चुनावी मोड में रहती है, तो जो एक प्रधानमंत्री जो ज़्यादा रैली करें रोज यहाँ वहाँ, तो प्लानिंग के मतलब विज़न नहीं है, अदूरदर्शिता है, पता नहीं होता आगे क्या करना है। मतलब पहले से कोई तैयारी, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जब शादी हो तो कद्दू का पेड़ लगाइए शादी के दिन,
वो वाला मामला है, मतलब गड़बड़ियाँ वहाँ हो रही है। ये बीजेपी का जो मामला है और बीजेपी की सरकार का मामला है, इसमें बड़ा विरोधाभास है। जब वोट लेने होते हैं तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, बूथ तक कैसे पहुंचना है, अलग अलग जातियों के साथ काम कैसे करना है, इनका संगठन काम करता है। तो ऐसा तो नहीं इनको प्लानिंग करनी नहीं आती, प्लानिंग करनी आती है। और वही पार्टी की सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की प्लानिंग नहीं कर पाती है। कोरोना में लोग शवों का जो हाल हुआ गंगा जी में या और जगह, वो पार्टी प्लानिंग नहीं कर पाती है। ये पार्टी ये प्लानिंग कर पाती है कि समय पे वैक्सीन का प्रोडक्शन हो जाता कोविड की, और कोविड का वैक्सीन सबको लग जाता। या ये प्लानिंग नहीं कर पाती है कि इकॉनमी में रोज़गार कैसे बने। कोयला अभी अचानक से दिक्कत में है तो उसकी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो पार्टी के पास प्लानिंग के स्किल्स हैं वो पार्टी इसको लगाती कहाँ पे है। तो बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो केवल और केवल सत्ता हासिल करने के तरीकों पे रहता है। देश चलाने के लिए जो करना है प्लानिंग, उसमें उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए लगातार हर सेक्टर के अंदर दिक्कत आ रही है। हर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, बोला था मेक इन इंडिया करेंगे। भारत में तब 17% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। बोले कि हम इसको 25% ले जाएंगे, 13% पे ले आए। जो हो रहा था वो भी रुक गया। बोला हमारे यहाँ पेट्रोल आयात करते हैं हम लोग तो आत्मनिर्भर करेंगे। आयात करते हैं, हमारे पेट्रोल कम है, लेकिन 23.5% पेट्रोल भारत का अपना होता था। इन्होंने इस तरह से सरकार चलाई कि आज सिर्फ 15% अपना तेल है। कम हो गया हमारी आत्मनिर्भरता। तो कोई भी सेक्टर अगर आप उठा लीजिए, मैं सेक्टर बाय सेक्टर बात कर सकता हूँ। जितने इन्होंने बोला कि हम एनपीए रोकेंगे, 32,000 करोड़ का एनपीए था 8 साल में, आज कितना पहुंच गया है? 8.5 लाख करोड़ के करीब। कैसे, मतलब 7 साल में इनका हो गया। कैसे कैसे हो रहा है ये? कैसे अगर आप एवरेज निकाले पर दिन जो घोटाला हुआ है बैंक का पिछले 8 साल में, हर दिन 178 करोड़ का घोटाला हुआ है, हर दिन। तो जो पार्टी चुनावों की और संगठन की इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकती है, वो सरकार की प्लानिंग क्यों नहीं करती है? वजह साफ है कि उनकी वरीयता अलग है, उनका उद्देश्य अलग है। उनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है, और सत्ता के चलाने के लिए उनको मानना है कि लोगों को बांटकर और वहाँ पे अच्छी प्लानिंग का इस्तेमाल करके हम चुनाव जीत जाएंगे। लोगों के लिए डिलीवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आऊँगा मैं इस पर एक सवाल, लेकिन अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो मनमोहन सिंह के दौर में जो बड़ा मामला हुआ जिसकी वजह से सरकार गई, 2G और कोल स्कैम, क्या वो दोनों वजह हैं इन दोनों चीज़ों की? क्योंकि 2G मोबाइल से इंफॉर्मेशन सेक्टर में जो है वो प्लेयर कम हो गए, अब एक ही अंबानी बचे हैं। और कोल वाला में भी जो कंपनियां थी उन पर आरोप लगे, उनके आपकी सरकार ने उनके रद्द किए, लोग जेल गए, वहाँ भी प्लेयर कम हो गए। तो कोल इंडिया और उसी में एक और सवाल जोड़ रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चूंकि कोल इंडिया को इसलिए कमज़ोर किया गया ताकि अडानी का जो खदान उन्होंने दुनिया भर में ख़रीदा है उसकी सप्लाई हो, अभी आपके छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने खान खरीदा है तो उनकी सप्लाई बढ़े। ठीक उसी तरह से जैसे अभी रसिया कॉन्फ्लिक्ट में पेट्रोल की कीमतें वहाँ कम हैं, कच्चे तेल की, तो वो मुकेश अंबानी तो आयात कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, लेकिन भारत पेट्रोलियम चाहे जो भारत की तेल कंपनियाँ, उसको मना कर दिया गया कि तेल नहीं खरीदे। तो ये सच्चाई कितनी है और इसका इम्पैक्ट सही में पड़ रहा है? 2-3 मुद्दे हो गए। कोल स्कैम नाम का कोई स्कैम था ही नहीं। उस वक्त जो सीएजी थे उन्होंने बीजेपी से मिलकर, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से मिलकर, एक काल्पनिक नुकसान की थ्योरी दी, नोशनल लॉस इसको बोलते हैं। तब भी ये सबको पता था कि काल्पनिक नुकसान है। किसी ने 1,86,000 करोड़ रुपए नहीं खाए, कोई ऐसा करप्शन नहीं हुआ था, लेकिन पूरी एक बोगी क्रिएट की गई ये साबित करने के लिए कि यूपीए की सरकार करप्ट है, और वो जनता में फैली भी, जिसकी वजह से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। आज 8 साल के बाद किसी कोर्ट ने किसी को जिम्मेदार ठहराया? क्या किसी से कोई पैसे की रिकवरी हुई? कहीं पे वो जो 1,86,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसी को चिंता हुई? कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो एक फेक स्कैम था। लेकिन उस स्कैम के चलते हुए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के
ने जब इसको देखा और जब इतना हंगामा देश में हुआ तो 204 कोल ब्लॉक जहाँ कोल का वो आवंटन रद्द हो गया। और आज पिछले महीने तक उन 204 में से केवल 42 का आवंटन दोबारा हुआ है। 90 मिलियन टन कोयला कम जनरेट हो पा रहा है उस एक फैसले की वजह से। और आज तक कोल सेक्टर पटरी पे नहीं आया है, प्राइवेट सेक्टर उस पे नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, अभी तो 204 में से 42 ही आवंटन हुआ है, और जब होगा भी तो वो साइकिल 4-5 साल का है जब प्रोडक्शन पूरा पीक पे आता है। तो यानी कि जो 12 में ये बात हुई थी और 10 साल हमने ये खो दिए, और आगे भी 4-5 साल हम खोने जा रहे हैं। और उस वजह से खोने जा रहे हैं जो कि एक फर्जी स्कैम का पूरा मामला किया गया था। और दूसरी बात, कोल इंडिया लिमिटेड को कमज़ोर किया गया है। पिछले साल 1 साल तक कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया था। इतना इम्पोर्टेंट पीएसयू जो 60% कोयला पूरे देश का देता है, जो 60% थर्मल एनर्जी देता है, उसका आपने चेयरमैन 1 साल तक नहीं रखा। जिस कोल इंडिया की नेट एसेट वैल्यू 2012-13 में 48,000 करोड़ थी, आज 10 साल के बाद 30,000 करोड़ रह गई है। अच्छा, वो 30,000 करोड़, मतलब जो कंपनी की वैल्यू 48 से 30,000 करोड़ कैसे हो सकती है जब कोयला बढ़ रहा है लगातार? तो ये तो लगातार कमजोर किया जा रहा है। मोबाइल सेक्टर में वही हुआ, जो कंपनियां मोनोपोली हो गई एक अंबानी की। बिल्कुल महंगा कॉल रेट महंगा हुआ, इंटरनेट महंगा हुआ। कॉल रेट तो अलग कहानी है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉल रेट बहुत सस्ता रहा दुनिया के मुकाबले, और वो डेटा को पूरा दिया गया है। क्योंकि मुकेश अंबानी अपने प्रेजेंटेशन में, अपने जनरल बॉडी मीटिंग में बोले भी थे कि जो डेटा है वो अब नया सोना है या नया ऑयल है, उन्होंने कहा था। तो वो समझते हैं वो डेटा को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा प्राइवेसी लॉ कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला कि आप प्राइवेसी लॉ लाइए। 2019 में एक्ट इन्होंने बिल बनाया भी, 2022 तक वो बिल अभी तक लागू नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारा का सारा डेटा कंपनियों पे जा रहा है और असली मुनाफा कंपनियों को वहाँ से हो रहा है। आपकी मेरी कॉल रेट से नहीं हो रहा है, इसलिए कॉल रेट सब्सिडाइज्ड है। डाटा लगभग बहुत कम रेट में मिलता है और वो प्रोपेगेंडा के काम आता है डाटा। वो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब और सोशल मीडिया, जिसका फ़ायदा आपको भी मिला है, ठीक है ना, वो जनता को प्रोपेगेंडा के लिए डाटा सस्ता मिल रहा है और कंपनी को डाटा फ्री मिल रहा है और कंपनी वहाँ से फ़ायदा उठा रही है। तो वो तो उसका एक अलग है कि सरकार, जो मैं देखता हूँ कभी भी, मैं पहले जितनी खबर देता था कि कोई भी तख्ता पलट होता है या कहीं डिक्टेटरशिप होता है तो सबसे पहले मतलब टेलीविज़न पर कब्जा हो जाता है, इंटरनेट ठप कर दिया जाता है। क्या ये भी एक खतरा है कि एक मार्केट में एक प्लेयर होंगे तो देश को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, खासकर इंफॉर्मेशन को, जब चाहे आप जितने चैनल हैं वो भी तो एक दो ही कंपनियों के पास हैं, टीवी चैनल भी। अब देखिए उनका अब जो मालिकाना हक है वो तो कुछ ही लोगों पे, कॉरपोरेट्स पे रह गया है। और इसकी वजह से मीडिया का जो आज हाल हो रहा है, सोशल मीडिया नहीं होता तो आज की तारीख में खबर ही नहीं आ सकती थी। अगर यूट्यूबर्स नहीं होते तो खबर ही नहीं आ सकती थी। तो ये तो सच है ही। लेकिन हम बात जो दूसरी कर रहे थे कोयले वाली, सेम चीज़ इन्होंने पेट्रोल के साथ भी किया है। जो ONGC इस देश में सबसे बड़ा हमारा नवरत्न था, उसको आपने कमज़ोर कर दिया। उसका प्रोडक्शन आपने 1/3 गिरा दिया 8 साल में। 8 साल में ONGC जो भारत में तेल प्रोड्यूस करता है वो 1/3 कम हो गया है। और अब वो कह रहे हैं कि अब ONGC 1/3 प्रोडक्शन बढ़ाए, इसके लिए उसको कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे। और रिफॉर्म में क्या दिया है इन्होंने? 7 सूत्री कार्यक्रम दे दिया है कि जो KG बेसिन जैसे अच्छे वाले तेल कुएं हैं वो विदेशी कंपनियों को दो, जो एक्सप्लोरेशन है वो विदेशी कंपनियों को दो, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्राइवेट को दो, जो लॉजिस्टिक्स है वो प्राइवेट को दो। यानी जो भारत की सबसे मुनाफे वाली कंपनी थी, आपने उसको कमज़ोर किया। कमज़ोर करके भारत में उत्पादन तेल का कम किया और अब ONGC को उस बहाने से बेच के कि अब हम 1/3 यानी 2014 के स्तर पे फिर ले आएंगे, उसके लिए ONGC के कामों के साथ हिस्से करके अलग अलग हिस्से लोगों को बेच दो। लेकिन अडानी दुनिया के 5वें अमीर शख्स बन गई, भी तो एक उपलब्धि है ना। अडानी साहब के लिए तो उपलब्धि है, देश के लिए नहीं। पर जो देश के लोग हैं उनसे पूछिए, जो 45 करोड़ लोग अब रोजगार ढूंढना भी बंद कर चुके हैं।
ये अभी CMI का पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है ना कि 45 करोड़ लोग भारत के जो कि काम करने के लायक हैं, जो नौकरी पाने के लायक हैं, उन्होंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। अब वो कुछ भी अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं हम लोग, क्या करते होंगे ये लोग? तो देख लीजिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो आजकल क्रिप्टो में लगा दिया है, कोई 1000 रुपये रोज खर्च करके ट्रेडिंग कर रहा है, कोई खेतों में अंडर एम्प्लॉयड है एक्स्ट्रा लेबर की तरह, कोई अपनी दुकानों में एक्स्ट्रा लेबर की तरह काम कर रहा है। ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं, ये जितना उनको कमाना चाहिए वो नहीं कमा रहे हैं ना। वो दिन का 500-700 रुपया या 200 रुपया 400 रुपया कमा ले रहे हैं। वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इस देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बेचने की सलाह दी थी तो पकोड़े भी पूरे नहीं बेच पा रहे लोग। अब तो लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका में जैसे फूड क्राइसिस हो गया है, क्या भारत में भी इस बार लोग कह रहे हैं गेहूं का उत्पादन बहुत घट जाएगा? वो संभावना भी बन रही है, क्योंकि जब तक खाना लोगों को मिल रहा है तब तक तो लोग बर्दाश्त करेंगे, वो करेंगे जो भी चलाए सरकार। खाना लोगों को मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को। क्या ये अगर फूड क्राइसिस की तरफ भी जा रहा है देश, या उसको लेकर सरकार की कोई प्लानिंग होगी? फूड क्राइसिस की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। हम लोगों के यहाँ खाना बहुत मतलब चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे धान हो, गन्ना हो, स्पाइसेस हो, फ्रूट हो, दूध हो, अब हम दुनिया में टॉप पे हैं। इस बार गेहूं की फसल काफ़ी ख़राब हुई। उसका नुकसान अगले 1-2 साल में ये आएगा कि जो ये फ्री राशन के लिए PDS के लिए जो गेहूं उपलब्ध है, वो उपलब्धता की दिक्कत आने की संभावना है। लेकिन देश में खाने लायक मार्केट के लिए गेहूं की कमी होगी, ऐसा भी संभव नज़र नहीं आ रहा है। इस दौर को निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है। कोविड में भी सबसे ज़्यादा जहाँ ग्रोथ हुई है वो केवल एग्रीकल्चर। किसान के पास भी तो काम कर रही है। हाँ, वो काम कर ही रहे हैं। और पीछे जो 30-40 साल की नीतियाँ रही, ये जब हम 70 के दशक के पहले, 60 के एंड में हमारे यहाँ अपने खाने के लिए भी गेहूँ नहीं था, और तब करीब 40 करोड़ आबादी थी। आज 140 करोड़ से ऊपर हो गए। आज हम खुद भी खा रहे हैं और पूरी दुनिया को भी खिला रहे हैं। और ना केवल, मैंने कहा ना केवल गेहूँ, ना केवल धान, हर मसाला भारत टॉप 1-2 में आता है। हर फ्रूट में भारत टॉप 1-2 में आ रहा है। मसाले हो, फ्रूट हो, जूट हो, दूध हो, मछली उत्पादन हो, तो इसमें हम बहुत सुदृढ़ भारत की जो ये कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, तो 70 साल में भारत कृषि महाशक्ति बनाए, 70 साल में भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनाए, 70 साल में भारत IT महाशक्ति बनाए, 70 साल में भारत न्यूक्लियर महाशक्ति बनाए, 70 साल में भारत आर्थिक महाशक्ति बनाए। ये तो सच है ही ना। तो इनको उसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं जो महंगाई है, जिस तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं, महंगाई बढ़ी है, नो डाउट, तो IT सेक्टर में जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जॉब लॉस कर रहे हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब इतने ज़्यादा, आप मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं, लोहे का सरिया हो, सीमेंट हो, ऑटोमोबाइल्स में 7-8 कंपनियां भाग गई है देश की। तो क्या माना जाए कि सारा दरमदार किसानों की वजह से, फार्मिंग की वजह से ही भारत में ठीक ठाक चीज़ें चल रही है? अदरवाइज बाकी सेक्टर तो आप लॉस कर रहे हैं। नहीं, बाकी सेक्टर में इनफैक्ट चाहे वो प्लास्टिक दाना हो, चाहे वो एसेंशियल मेटल्स हो, निकिल हो, कैडमियम हो, चाहे वो आयरन हो, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसमें से बहुत सारी चीज़ों का रेट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काफ़ी बढ़ गया है। तो और कोविड के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी MSME को मदद तो उस तरह से दी नहीं गई थी, तो वो दिक्कत तो पूरी है ही। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत दूसरी आ रही है। अब देखिए, हमारे यहाँ हर 10 साल में या 15 साल में हमने रोजगार पे ध्यान दिया था। जब नेहरू जी का वक्त था तो उस समय डिसाइड हुआ कि भाई भारत को बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टीचर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो देश में बड़े पैमाने पे इंजीनियर पैदा हुए, डॉक्टर हमने तैयार किए, और हम पूरी दुनिया में इंजीनियर डॉक्टर भारत के अब नाम रखते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद इंदिरा जी का दौर आया तो कृषि और स्पेस और न्यूक्लियर, ये 3 चीज़ों पे हमने पूरा ध्यान दिया, और हम पूरी दुनिया में हम कृषि पे टॉप पे हैं, स्पेस पावर है, न्यूक्लियर पावर है। फिर राजीव गांधी जी का जो वक्त आया उसमें IT की हमने बात की, कंप्यूटर, उस समय IT नहीं बोलते थे, कंप्यूटर,
तो पूरी दुनिया में हम कंप्यूटर की सुपर पावर हैं, आईटी की सुपर पावर हैं। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव जी के टाइम पे लिबरलाइजेशन हुआ तो सर्विस सेक्टर खुला। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सर्विस सेक्टर, सीएस, बायोटेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, इन सब क्षेत्र में हम पूरी दुनिया में टॉप पे हैं। अब जो दौर आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। नीति आयोग का खुद का पेपर है 2018 का कि आने वाले कुछ साल में 46% जॉब वो होंगी जो आज मौजूद ही नहीं है, नई तरह की जॉब होंगी। उसके लिए नई तरह की स्किल चाहिए होगी। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या है कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम कंप्यूटर को फैसला लेने का भी अधिकार दे रहे हैं। वो हमको गाइड करेगा, वो हमारे निर्देश पे नहीं चलेगा। अब इस काम को करने के लिए नई तरह की स्किल चाहिए, नई तरह की ट्रेनिंग चाहिए, देश में कहीं नहीं हो रही है। तो अभी तो जो बेरोजगारी है वो एक तरह की है, और आने वाले कुछ सालों में बेरोजगारी दूसरी तरह की आने वाली है, जिसके लिए देखिए सरकार काम नहीं कर रही है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैंने कहा नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो फेजेस रहे, उसमें जो भी सेक्टर हुआ, जब राजीव गांधी कंप्यूटर की बात की है तो देश के हर गली मोहल्ले में कंप्यूटर्स खुल गए थे, कंप्यूटर के सेंटर खुल गए थे, हर स्कूल कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तब बना ना देश बड़ा। तो जब सर्विस सेक्टर खुला तो पूरे देश में ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। आज एआई का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार इन चीज़ों की प्लानिंग कर ही नहीं रही है। और ये तो नीति आयोग के अपने पेपर कह रहे हैं कि ये खतरा आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। तो अभी सवाल अभी का नहीं है सिर्फ। और अब कह रहे हैं कि जैसा आपने शुरू में बोला कि 2035 में जाके कोविड का असर खत्म होगा। और बोला किसने? आज दूसरी अनुराग ठाकुर साहब ने इसको रिपीट भी किया। ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने 2 साल पहले जब राहुल गांधी ने कहा कि भाई कोरोना का असर हमारी अर्थनीति पे पड़ेगा, तो उनका मजाक उड़ाया था। तो राहुल गांधी सही निकले या अनुराग ठाकुर सही निकले या सरकार सही निकले? लेकिन फाइनली एक सवाल पर आते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र तो बन पाएंगे ना, एक धार्मिक रूप से मजबूत देश तो बन पाएंगे जहाँ सिर्फ एक धर्म का वर्चस्व होगा, हिंदू राष्ट्र? देखिए, अभी लाल किले गए थे प्रधानमंत्री जी, और हमारे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत पे उन्होंने स्पीच दी और बोला कि उनके सपनों का भारत है। तो गुरु तेग बहादुर ने शहादत क्यों दी थी? वो सिखों का मामला लेके तो नहीं गए थे। वो उस वक्त भी वो दूसरा धर्म था, कश्मीरी पंडित, उनका मामला लेके गए थे। और उन्होंने उनके बचाव के लिए अपनी कुर्बानी दी। औरंगज़ेब के दरबार में जब बहस हुई 3 दिन, तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए, आप चमत्कार दिखाओ या इस्लाम धारण करो या मरने को तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चमत्कार नहीं दिखाएंगे। सिख धर्म में चमत्कार दिखाना मतलब ईश्वर की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप माना जाता है, तो चमत्कार दिखाना मना है। और इस्लाम में इसलिए नहीं धारण करूँगा क्योंकि भारत के अंदर हर व्यक्ति को ये आज़ादी है वो अपनी मर्जी का धर्म चुने। और यही वजह है कि उन्होंने उन कश्मीरी पंडितों को भी सिख बनाने की शर्त नहीं रखी थी ना, कि पहले तुम सिख बन जाओ तब मैं तुम्हारे केस लड़ूंगा। उन्होंने उनकी आज़ादी के लिए अपनी जान दी और कहा कि मैं मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन भारत में धार्मिक आज़ादी रहेगी। ये बात सिर्फ उनकी तो नहीं है, कबीर का देश है, नानक का देश है, ये रविदास का देश है। ये देश इन लोगों का है जो कहते रहे। मतलब कबीर तो बोले ना कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में 2 लड़ मरे, मरम न कोई जाना। तो ये बात भारत को समझनी पड़ेगी कि ये किसी एक का नहीं है, कट्टरता का नहीं है। हमें पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है। आज भारत के लोग कहीं भी जाते हैं, बहुत इज्जत मिलती थी हमें। वो केवल इस वजह से मिलती थी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग खुले दिल के हैं और हम आर्थिक महाशक्ति बनने की ताकत दिखा पाए। हम बन के दिखाया हमने। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा है, शिक्षा, विज्ञान, विकास, आर्थिक और लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म, ये वो वैल्यूज़ हैं जो दुनिया में हमको इज्जत दिलाते हैं। जब ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी तो दुनिया में इज्जत कहाँ मिलेगी हमें? तो ये देश सुंदर है, बहुत समय से इस देश में सब लोग आते रहे हैं, हजारों साल से लोग आते रहे हैं। हिंदू यहाँ पे आज भी 80% से ऊपर हैं, कोई ऐसा कोई खतरा तो हुआ नहीं है। ये पंजाब में जो हो रहा है, पहले रेस्ट ऑफ इंडिया में उनको हिंदू मुस्लिम में हिंदुओं का वोट मिलता है,
सिखों, पहले उन्होंने क्रिश्चियनों पर हमला किए, बजरंग दल शुरू हुआ क्रिश्चियनों पर हमला से, फिर अभी मुसलमानों की स्थिति आपसे छुपी नहीं, अब जाके पंजाब में, हिमाचल में चुनाव है तो सिख वर्सेज हिंदू हो रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? इससे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। पंजाब में जो कल घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, और पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है। सबसे ज़्यादा इस देश में कश्मीर के अलावा किसी ने सहा है तो पंजाबियों ने सहा है। जो आतंकवाद का पूरा दौर देखा है उससे निकल कर आए हैं और तरक्की की है, और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं। उस स्टेट में अगर कोई भी पार्टी या कोई भी ग्रुप या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें उठाता है तो उसकी इमीडिएट निंदा होनी चाहिए, और सारी एजेंसीज, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उनको लगकर इसको रोकना चाहिए। कैसे बोल रहे हैं सर आप? एक तरफ मोहन भागवत जो आरएसएस कंट्रोल करते हुए को रोज भाषण दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन है, यहाँ सब हिंदू है। फिर हम क्यों नहीं कह सकते? मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं कहूँगा मैं बुद्धिस्ट कंट्री चाहिए, मैं इस्लाम मानता हूँ तो इस्लामिक देश चाहिए, मैं सिख मानता हूँ तो मैं खालिस्तान चाहिए। जब एक आदमी घूम घूम के कह रहा है तो बाकी को आप क्यों चुप कर रहे हैं? नहीं, बाकी क्या कह रहे हैं मुझे मतलब नहीं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये भारत सबका है। ये तो सर मोहन भागवत उनके रिएक्शन में अपनी फिलॉसफी चेंज नहीं कर सकते ना, फिर तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। ये भारत सबका है, सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इसमें अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे वो भी गलत है, इसमें अगर कोई खालिस्तान की बात करे वो भी गलत है, इसमें अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करे वो भी गलत है। सवाल ये सबका है ना। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके रिएक्शन में हम गलत नहीं हो सकते। हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत ये सबका है, और पिछले 70 साल में इस देश में बहुत तरक्की हुई, और ख़ास तौर पर उस वर्ग की तो काफ़ी तरक्की हुई है जो 2000 साल से पिछड़े थे। तो ये नहीं हो कि इन झगड़ों में संविधान जो है वो छूट जाए, और जो अभी एम्पावरमेंट हुआ है, और अभी बहुत थोड़ा हुआ है। अब ये नहीं हुआ कि हमारी यात्रा पूरी हो गई ना। अभी अगर दलित वर्ग या ओबीसी या एसटी वो मेन स्ट्रीम में आए हैं तो अभी भी जुडिशरी हो, मीडिया हो, एग्जीक्यूटिव हो या इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, उसमें अपनी संख्या के मुकाबले तो नहीं है ना। आज भी कुछ, इनफैक्ट जुडिशरी उसमें तो बिल्कुल नगण्य है। तो अभी तो थोड़ा सा तो 2000 साल की बाद खुला है, मौका मिला है, आगे बढ़ना शुरू हुआ है। ये यात्रा रिवर्स नहीं होनी चाहिए। धार्मिक लड़ाइयों से उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल होगा। माइनॉरिटीज़ को और SC/ST क्यों? माइनॉरिटीज़ को, SC/ST को, OBC को, लिबरल्स को, नास्तिकों को बहुत बड़ी परंपरा है हमारे देश में। नास्तिक की ऐसा थोड़ी है, चरवाक की परंपरा आज से है। ये देश सबका है। जो उधर यकीन करते हैं वो उधर यकीन करें, जो सनातन में यकीन करते हैं सनातन में करें, जो बौद्ध में यकीन करते हैं बौद्ध में यकीन करें। यही तो आज की आधुनिक मुल्क की बुनियाद रखी गई थी। लोगों में क्या लग रहा है? लोगों में अभी भी चुप्पी है। वो सिर्फ मीडिया के, अभी भी मीडिया की वजह से, चूंकि मीडिया दिखा नहीं रही इसलिए चुप्पी है, या लोग छटपटा रहे हैं, या डर है, दहशत है? जिस तरह से लोगों पर केस दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, क्या देख रहे हैं आप? सभी कुछ है। देखिए, लोग छटपटाते भी हैं, दहशत में भी रहते हैं। लोगों को ये भी आजकल भरोसा उठ गया है कि स्टेट और स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हमारी मदद करेंगे। ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी की नीतियों का सपोर्टर भी है, उनसे कन्विंस्ड भी है। जो बीजेपी की प्रोपेगेंडा पावर है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया दोनों उन्होंने इस्तेमाल किया है और अपने फुट सोल्जर्स इस्तेमाल किए हैं, उनकी कन्विंसिंग पावर भी है। हमको मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं एक वर्ग को, वो भी कन्विंस कर पा रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप कन्विंस कर रहे हो उस रास्ते पे चल के देश कमज़ोर हो रहा है। ये लगातार देख रहे हैं। आप कन्विंस सबको कर लो, लेकिन देश को तो मजबूत रखो, देश तो आगे बढ़े। अगर कन्विंस करके देश आगे नहीं बढ़ा तो क्या फ़ायदा आपकी सत्ता का? तो चलिए, आप लोग ने पूरी बातचीत सुनी। क्या लगता है आप लोगों की, सचमुच देश कहीं पीछे छूट रहा है, संविधान खतरे में है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।